ये 1 2 3 4 मेथड दिया हुआ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से मोलार मास निकलेगा। उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 मेथड है जिससे हम लोग मोलार मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन ये चारों जो है एप्लीकेबल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए। क्या है? मॉलिक्यूलर सॉल्यूट। ठीक है, नॉन वोलाटाइल मॉलिक्यूलर नॉन वोलाटाइल मॉलिक्यूलर सॉल्यूट के लिए हम ये सब एप्लीकेशन करेंगे। ये सब के हेल्प से मोलार मास निकाल लेंगे। ठीक है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या ऐसा है जिसके लिए कि ये सारा, जैसे हम लोग कंडीशन इसका पढ़े थे कि सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। सेकंड कंडीशन था कि सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलाटाइल, है ना। उसके बाद तीसरा कंडीशन था कि एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं हो इसका सॉल्यूट। तो जहाँ पर ये सब कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिस सॉल्यूशन में, तो वहाँ के फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए हमको अलग फार्मूला बनाना पड़ेगा, इसी फार्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये सारा बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। और ये चारों जो है रिजल्ट बढ़िया देता है इसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए चारों रिजल्ट बहुत परफेक्ट देता है। उसमें से ये दोनों बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ, इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड और ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के लिए है और ये मैक्रो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के लिए है। समझ गए? तो लेकिन जब हम इसको यूज करने जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, यानी उसमें आयन का प्रेजेंस हो जाएगा तभी ना इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। वहाँ पर अगर हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमको जो एक्चुअल जो मोलार मास है वो नहीं मिलता, एबनॉर्मल मोलार मास मिलता है। समझ गए कैसा मिलता है? एबनॉर्मल मोलार मास, मतलब परफेक्ट जो मोलार मास होता है कैलकुलेटेड जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वो नहीं आता है। समझ गए? तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे जहाँ पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। ठीक है ना। ये जो एबनॉर्मेलिटी आता है मोलार मास में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो हमको उसको पढ़ना होगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कि क्या होता है। तो उसके पहले जरा हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप करेंगे। यहाँ पर देखो, मोलार मास इससे क्या निकला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकला कि नहीं? हाँ? अगर हम इससे निकालें, यहाँ पर मोलार मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मोलार मास इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम इसमें देखें तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना? है कि नहीं? है ऐसा कि नहीं? सामने है, उसी से ना हम निकाले हैं। सब जगह इनवर्स रिलेशन है इसका। ये क्या है? ये सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ना। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के इनवर्स में होता है, यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा तो मोलार मास कम हो जाएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा होगा तो मोलार मास कम हो जाएगा, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम हुआ तो मोलार मास ज़्यादा। इनवर्स रिलेशन है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर बढ़ रहा है तो मोलार मास कम हो जाएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज कर गया
तो मोलार मास बढ़ जाएगा। इन्वर्स रिलेशन है, समझ में आ गया? ठीक है ना। तो फाइनली हम कह सकते हैं ना कि मोलार मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, समझ में आया? हाँ, तो फाइनली हम कह सकते हैं ना कि मोलार मास ऑफ ए सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लियर? ये सब चारों को देखने के बाद यही रिजल्ट आ रहा है, मोलार मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, मोलार मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, मोलार मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, मोलार मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, आई बात समझ में? क्लियर? अब हम लोग जो पढ़ेंगे कि अब हम लोग को निकालना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जो निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे? अब नॉर्मल मोलार मास क्यों होता है ये देखना पड़ेगा। हाँ, क्यों देखना पड़ेगा? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव properties of electrolytic solution, electrolytic solution। ठीक है, जब हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का निकालते हैं, ठीक है, तो एक तो आएगा हमारे पास जो है कैलकुलेटेड मोलार मास आएगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटेड मोलार मास आएगा, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल मोलार मास। इसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल मोलार मास। ये इसको हम लोग कहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके सारे एटॉमिक मास को जोड़ देंगे, है ना। ये कैसे निकालते हैं? कैलकुलेटेड मोलार मास या नॉर्मल मोलार मास, हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेंगे, उसमें जितना एटम है सारे एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे, हमको मोलार मास मिल जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे इतना ही आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ जाता है, दोनों सेम रहता है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मोलार मास और कैलकुलेटेड मोलार मास दोनों ही सेम रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के हेल्प से जब हम लोग निकालते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर है, तो उस केस में क्या होता है कि जो ये कैलकुलेटेड तो हमारा जो आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो हम मोलार मास कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये सारे चारों प्रोसेस से जो निकालते हैं वो डिफरेंट आता है। जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है, ज़्यादा आ जाता है या कम आ जाता है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मोलार मास। तो दो तरह का मोलार मास मिला हमको, दूसरा हो गया ऑब्जर्व्ड मोलार मास। ठीक है, मतलब क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल मोलार मास। ऑब्जर्व्ड मोलार मास क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल मोलार मास। और एक्सपेरिमेंटल मोलार मास होना चाहिए दोनों को इक्वल, होना चाहिए दोनों को इक्वल ना, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होता है। ये और ये इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल नहीं होता है। आई बात समझ में? इस केस में दोनों इक्वल होता है। नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूलर सॉल्यूट के लिए जब हम यही प्रोसेस कर रहे हैं तो दोनों में लगभग इक्वल होता है, पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन जब हम यही प्रोसेस
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए करते हैं, इस दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कभी कभी तो आधा हो जाता है, कभी डबल हो जाता है, कभी ट्रिपल हो जाता है, समझ गए ना? हाँ, और इसी को हम लोग ऑब्जर्व को भी हम लोग एबनॉर्मल मोलार मास भी बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलार मास। कोई कोई बुक में एबनॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है? 3 नाम हो गया, समझ में आया? अब ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है ना? ये जो एबनॉर्मलिटी आ रहा है उसका कुछ तो रीजन होगा। ये जो एनॉमलस बिहेवियर हो है उसका कुछ तो रीजन होगा ना। उसका रीजन वही है जो कंडीशन है। कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? इट मस्ट बी वेरी डाइल्यूट, इट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, और तीसरा कंडीशन सॉल्यूट मस्ट नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। यही हो जाता है, उसका रीजन यही है कि जो सॉल्यूट हम डालते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट होता है, उसको जब हम डिजॉल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो एसोसिएट कर जाता है या डिसोसिएट कर जाता है। एसोसिएट या डिसोसिएट करेगा तो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है ना? हाँ, तो एनॉमलस बिहेवियर हो गया रीजन फॉर एबनॉर्मल मोलार मास, ठीक है? तो रीजन क्या हो गया? एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। रीजन हो गया पहला एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जैसे ही हम डिजॉल्व करने हैं एसोसिएशन हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है? एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या है एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल लेने के बाद ये क्लियर होगा। जैसे हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं, उसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है? तो एसिटिक एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर तो यही होता है ना, हाँ? ये एसिटिक एसिड है या नहीं है? हाँ, एसिटिक एसिड ही है ना, इथेनॉइक एसिड। इसको जैसे ही हम पानी में डालेंगे ये एसोसिएट हो जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते हो जाता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस दोनों में बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में। तो जिसके चलते क्या होता है कि एसिटिक एसिड के बीच में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जानते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एसोसिएशन हो गया, दो मिलके एक हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखो क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया,
बॉन्ड बन गया, दो एसिटिक एसिड जो है आपस में जुड़ गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना, दो हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में, दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का ये है, दूसरा मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का ये है, दोनों मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया और ये बन गया डाइमर, मतलब दो यूनिट आपस में जुड़ गया, सेम चीज, उसको डाइमर बोलते हैं। बन गया क्या? ये एसिटिक एसिड का डाइमर है। ठीक है, अब तो दो मिलके एक हो गया। इसका काउंटिंग होना चाहिए था दो, है ना? जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा? इसका काउंटिंग अब 1 होगा, आधा हो गया काउंटिंग। अब जितना ओरिजिनल में मॉलिक्यूल होना चाहिए, हम जो मोलार मास कैलकुलेट किए यहाँ पर, एक ही मॉलिक्यूल का लिखिए, कैलकुलेशन जो किए नॉर्मल मोलार मास एक ही मॉलिक्यूल का नहीं किए, लेकिन ये तो जुड़ के एक हो गया, ये तो जुड़ के एक हो गया ना, हुआ कि नहीं? तो अब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां तो उसको उतना मुद्दे नहीं है, ये जुड़ गया है भाई, इसको दो गिन ले, वो गिनेगा एक ही ना, क्योंकि जुड़ा हुआ है तो उसको एक ही नजर आएगा ना, जुड़ा हुआ है तो उसको एक ही नजर आएगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आधा ही ना हो जाएगा। जैसे 10 मॉलिक्यूल अगर है एसिटिक एसिड का किसी कंटेनर में, तो एक्सपेरिमेंट होगा तो 5 ही गिनाएगा, तो 5 के बेसिस पर वो मोलार मास बताएगा। अभी पढ़ चुके हैं, इतना पढ़े कि मोलार मास जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधा हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधा हो गया, तो मोलार मास डबल हो गया। ठीक है, इसलिए इसका जो मोलार मास होता है, नॉर्मल मोलार मास होता है 60, इसका नॉर्मल मोलार मास होता है 60 का होता है ना, लेकिन एबनॉर्मल मोलार मास आता है एबनॉर्मल मोलार मास इसका आता है 120। डबल हो गया ना? डबल क्यों हो गया? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना आना चाहिए नॉर्मली उसका आधा आया, है ना? जब एक्सपेरिमेंट किए तो काउंटिंग होना चाहिए था 2, मतलब 2, लेकिन हो क्या रहा है 2, है ना? जैसे कहते हैं मारेंगे 2 थप्पड़ गिनेंगे, यही बोलते हैं ना, मारेंगे 2 थप्पड़ गिनेंगे, हैं? तो वही हुआ यहाँ पर, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर 2 मिल गया, तो मिल गया, अब तो काउंटिंग इसका 1 हो गया, तो आधा हो गया, काउंटिंग आधा हो गया। तो जब आधा हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधा हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल आधा हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आधा हो गया। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधा होगा तो मोलार मास डबल ना हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। आ गया समझ में? इसीलिए हमको एबनॉर्मल मोलार मास 120 मिलता है, जबकि एक्सपेरिमेंटली और कैलकुलेशन दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है ना? आई बात समझ में? और एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है बेंजोइक एसिड का। ठीक है, बेंजोइक एसिड को अगर हम बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं, इसको तो हम लोग वाटर में डिजॉल्व किए थे ना, है ना, इन वाटर। एसिटिक एसिड को तो हम लोग वाटर में डिजॉल्व किए थे। अब बेंजोइक एसिड को हम लोग क्या करेंगे? बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया।
हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये हुआ बेंजोइक एसिड, दो बेंजोइक एसिड आपस में जुड़ गया। इसको हम डिजोल्व किए इसमें बेंजीन में C6H6, है ना। इसको कैसे लिखते हैं, बेंजीन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बेंजीन में हमने डिजोल्व कर दिया, ठीक है। बेंजीन में डिजोल्व करते हैं तो बेंजोइक एसिड दोनों आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड आपस में जुड़ जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या करेगा, दो आपस में जुड़ गया, दो मारा कीना एक, यही हो रहा है, हाँ? समझ गया। खाएंगे दो रोटी गिनेंगे, है कि नहीं। हॉस्टल में खाएंगे दो रोटी मिला एक के तो बोलेंगे के तो, है कि नहीं। और खा लिए दो, समझ गया, गिन रहे हैं एक, आई बात समझ में। तो इस तरह के से 10 रोटी मिला तो बताए ना, हम तो 5 रोटी खाए, हैं। मिला 10 रोटी थाली में, बोला ना हमको तो 5 रोटी मिला, हम 5 ही खाए, समझ गया, आई बात समझ में, हैं। तो ये दो जुड़ गया, जुड़ने के बाद जो है कम हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा तो मोलार मास ज्यादा हो जाएगा ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगा तो मोलार मास बढ़ जाएगा। ये तो हो गया एसोसिएशन का केस, कि एसोसिएशन अगर हो जाता है सॉल्वेंट में डालने के बाद, अगर सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जाता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर देता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करने के बाद उसका मोलार मास बढ़ जाता है, यानी जितना नॉर्मल मोलार मास से ज़्यादा आता है। आई बात समझ में। अब दूसरा केस हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन में हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नॉर्मल मोलार मास क्या होगा, 39 होता है इसका, और 35.5 इसका होता है। कितना होगा इसका, 74.5 ग्राम होगा ये नॉर्मल मोलार मास, हाँ। नॉर्मल मोलार मास 74.5 होगा, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन जैसे ही इसको हम पानी में डाल देंगे तो ये क्या बदल जाएगा, K प्लस और Cl माइनस। तो पहले तो हमको गिनना था एक, नॉर्मली गिनाएगा ये एक ही मॉलिक्यूल है, पानी में जाने के बाद ये दो गिनाया जाएगा। पानी में जाने के बाद क्या होगा, दो गिनेंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया, एक के बदले दो आ गया, यानी कॉलिगेटिव। अब काउंटिंग होना चाहिए था 1 आ रहा है तो यानी डबल गिनेगा। मॉलिक्यूल 10 देंगे तो गिन लेगा 20, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा डबल, तो मोलार मास हो जाएगा आधा, उल्टा ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ डबल हो जाएगा तो मोलार मास हो जाएगा आधा। तो नॉर्मल मोलार मास हमारा कितना है, ये है। तो एबनॉर्मल मोलार मास कितना हो जाएगा, एबनॉर्मल मोलार मास कितना हो जाएगा, आधा, 74.2, तो ये कितना आ जाएगा, 37.25, है ना होगा, हाँ। आई बात समझ में, 37.25 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन और एक चीज इसमें देखा गया, समझ गया, इसमें क्या देखा गया, प्रैक्टिकली आना चाहिए था इतना, लेकिन ये आता है 40 पॉइंट समथिंग, ये आता है 40.3 ग्राम आना चाहिए प्रैक्टिकली। एबनॉर्मल मोलार मास 37.25, लेकिन आ कितना रहा है, 40.3 ग्राम। एक चीज तो हम लोग को कंफर्म हो गया कि डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ
पार्टिकल्स बढ़ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया तो मोलार मास घट गया, मोलार मास जो है कम आया। आना चाहिए था 74.5 लेकिन आ रहा है 40। लेकिन अगर हम गिन के देखते हैं दिमाग से तो आना चाहिए 37.25 लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आया। आना चाहिए था 37.25 एबनॉर्मल मोलार मास लेकिन थोड़ा सा ज्यादा आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ पार्टिकल ऐसा है डिसोसिएशन होने के बाद भी आपस में जुड़ गया। तो होना चाहिए ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस हिसाब से होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा लेकिन थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा घट गया। आई बात सुन, थोड़ा सा घट गया यानी एग्जैक्टली डबल नहीं हुआ, एग्जैक्टली डबल नहीं हुआ, थोड़ा डबल से कम रहा है ना, डबल से थोड़ा सा कम हो गया। क्योंकि डबल अगर एग्जैक्टली होता है यहाँ पर नंबर ऑफ आयन तो हमारा रिजल्ट आता 37.25 आता ना, लेकिन आ रहा है हमको 40.3। इसका मतलब क्या है कि KCl का जो डिसोसिएशन हो रहा है 100% नहीं हो रहा है, हो सकता है 95%, 90% से ऊपर हो चुका है, 90% से ऊपर डिसोसिएशन हुआ यानी 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, कुछ KCl ऐसा है जिसका डिसोसिएशन नहीं हुआ। 10 मॉलिक्यूल अगर है हो सकता है 8 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हुआ, 2 का नहीं हुआ। 2 का नहीं हुआ तो एक एक उसका काउंटिंग 1 होगा ना। ठीक है, मान लो कि 10 मॉलिक्यूल है KCl का, उसमें से 8 का डिसोसिएशन हो गया तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। लेकिन यहाँ 9वां 10वां का डिसोसिएशन नहीं हुआ, उसको एक एक गिनेंगे, उसको हम एक एक गिनेंगे तो 2 16 प्लस 2 18 होना चाहिए था 20, होना चाहिए था 20 है ना। सपोज करो कि हम जो है KCl का 10 मॉलिक्यूल लिए, KCl का कितना लिए 10 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है 10 मॉलिक्यूल लिए तो ये डिसोसिएट करता है पानी में जाने के बाद तो 20 ठो होना चाहिए आयन, 20 आयन आना चाहिए, 20 मोल होना चाहिए, 10 का 20 डबल होगा ना, क्योंकि 1 से 2 हो रहा है तो 10 से 20 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझ गए। अब 10 था तो हम मान के चलते हैं कि 8 का डिसोसिएशन हो गया, 8 मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन हो गया। जो 8 मॉलिक्यूल का 8 मॉलिक्यूल का जो डिसोसिएशन हुआ तो वो तो 16 आयन दे दिया, 8 2 16 और 2 ठो बच गया अनडिसोसिएटेड, 2 मॉलिक्यूल KCl का बच गया अनडिसोसिएटेड तो उसको 2 ही नहीं गिनेंगे तो 16 प्लस 2 18 आना चाहिए था 20। अगर 100% डिसोसिएशन होता 10 में 10 मॉलिक्यूल का तो 20 होता, लेकिन चूंकि 20 में 20 का डिसोसिएशन नहीं हुआ, 10 का 10 में डिसोसिएशन नहीं हुआ, 10 में से 8 का ही डिसोसिएशन हुआ तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो रहा है 18 हो रहा है, 2 घट गया। तो जिसके चलते हमको एबनॉर्मल मोलार मास जितना एक्सपेक्टेड था वो भी नहीं आया, एबनॉर्मल मोलार मास में भी एबनॉर्मल हो गया, एबनॉर्मल मोलार मास में भी एबनॉर्मल हो गया। आई बात समझ में। तो आना चाहिए था 37.25 आ गया 40.3। इसका मतलब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख करके ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि ये डबल हो जाएगा और इसका, हाँ इतना खाली आइडिया लगा सकते हैं कि ये बढ़ जाएगा घट जाएगा। कितना एग्जैक्टली बढ़ जाएगा कितना एग्जैक्टली घट जाएगा ये हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक टर्म का इंट्रोडक्शन होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब कितना परसेंटेज डिसोसिएट करता है। क्योंकि हमको ये पता चल गया है इस एग्जांपल से कि 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, 100% एसोसिएशन नहीं होता है, सब केस में नहीं होता है। किसी में 100% होता है, किसी में 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, किसी में 100% एसोसिएशन होता है, किसी में 100% एसोसिएशन नहीं होता है। इसलिए हम उस पैरामीटर को लेकर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख करके ही पता नहीं लगा पाएंगे कि इतना एबनॉर्मेलिटी होगा। प्रैक्टिकली हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितना एबनॉर्मेलिटी इसमें आना है। इसलिए एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा
डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब 100% तो डिसोसिएशन होता ही नहीं, 100% डिसोसिएशन होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा है, कुछ कम ही रह जा रहा है। तो इसलिए हमको वो परसेंटेज, कितना परसेंटेज डिसोसिएट होता है, जितना मॉलिक्यूल लिए हैं उसमें से कितना परसेंटेज डिसोसिएट होता है या कितना परसेंटेज एसोसिएट होता है मॉलिक्यूल, इस बात का हमको ख्याल रखना होगा, तब हमको करेक्ट रिजल्ट आएगा। ओके, ठीक है, लोग डिस्कस करेंगे फिर और।